सो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे बैंकिंग चैप्टर के पार्ट सेकंड, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हमारे देश का सेंट्रल बैंक कौन है या सेंट्रल बैंक क्या होता है, और साथ ही डिस्कस करेंगे कि सेंट्रल बैंक के फंक्शन क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है रवि कश्यप और आप देख रहे हैं इकोनॉमिक्स की 95 प्लस सीरीज। तो स्टूडेंट, जैसा कि आज का टॉपिक है, आज के टॉपिक में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा सेंट्रल बैंक और उसके फंक्शन। इससे पहले पार्ट 1 ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं और उसमें आपको बता चुका हूं कि बैंक क्या हो सकते हैं, कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, कमर्शियल बैंक के फंक्शन क्या होता है, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के टॉपिक में जाने से पहले आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं या छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं। आप सभी को पता होगा कि घर में मम्मी के पास ही पैसे हैं, आप सभी को पता होगा कि आपके घर में तुम्हारे पास ही पैसे होते हैं, आपके पास घर में आपकी सिस्टर के पास ही पैसे होते हैं। लेकिन अगर मैं ओवरऑल एक एग्जांपल लूं तो ये सारे पैसे का सोर्स होता है वो एक जना होता है, वो है घर का हेड ऑफ द फैमिली, या आप उन्हें कह सकते हो आपके फादर। ठीक है, वो क्या करते हैं, पैसे कमा के लाते हैं, फिर शायद वो मम्मी को देते हैं, मम्मी आपको देती है, पापा डायरेक्ट आपको देखते हैं। तो पूरे में सोर्स तो एक ही है, पूरे में पैसे को कंट्रोल एक ही जना कर रहा है, लेकिन पैसे सबके पास है। कुछ इसी तरह का रिलेशन यहां पर हमारे देश के अंदर भी होता है। बहुत सारे बैंक हैं, बहुत सारे बैंक लोन दे रहे हैं, बहुत सारे बैंक डिपॉजिट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उन सबको कंट्रोल करना, उन सबको ऑपरेट करने वाला एक बैंक होता है जिसे हम बोलते हैं देश का सेंट्रल बैंक। जी हां, तो सबसे पहले डेफिनेशन पे जाने से पहले मैं आपको सेंट्रल बैंक के मीनिंग या फिर फंक्शन समझा दूं इनडायरेक्टली। देखिए क्या होता है, आप सभी को पता है कि नॉर्मली पब्लिक होती है, अगर पब्लिक को पैसे की जरूरत होती है तो वो किसके पास जाती है, वो जाती है बेटा कमर्शियल बैंक के पास, कमर्शियल बैंक के पास। अब ये कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं जी, ये कमर्शियल बैंक आपका SBI हो गया, ये कमर्शियल बैंक आपका HDFC हो गया, एंड सो ऑन। एक मैंने प्राइवेट ले लिया, एक मैंने गवर्नमेंट ले लिया। इसके बाद अगर इनको कोई पैसे की जरूरत होती है या कुछ भी लोन लेना होता है या डिपॉजिट करनी होती है तो ये किसके पास जाते हैं बेटा, ये जाते हैं देश के सेंट्रल बैंक के पास। और हमारे देश में सेंट्रल बैंक की बात करें तो कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एक मूवी का डायलॉग है ना, हर बाप का एक बाप होता है जिसे हम दादा कहते हैं। तो जी पब्लिक के यहां पर बैंक कौन हो गए, कमर्शियल बैंक, और कमर्शियल बैंक के कौन हो गए, RBI। तो ये देश का RBI होता है। और फुल फॉर्म भी लिख देता हूं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, इंडिया के अंदर तो। और ये हमारे देश का क्या है, सेंट्रल बैंक है। और ये कब बना था, 1935 में बना था। ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत है। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं सेंट्रल बैंक होता है क्या और उसकी डेफिनेशन क्या होती है, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए क्या बोल रहा है, अ सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन, अपेक्स मतलब होता है सबसे बड़ा, ऑफ अ कंट्री विच ऑपरेट, controls, directs and regulate the monetary and financial system of the country. It is called central bank because it occupies the central place in the monetary and banking structure of the country. देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या बोल रहा है, इकोनॉमी के अंदर जितना भी जो क्या था मनी था उसको कंट्रोल कौन करेगा, ऑपरेट कौन करेगा, डायरेक्ट कौन करेगा, रेगुलेट कौन करेगा, वो देश का सेंट्रल बैंक करता है। हर देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। हम इंडिया के निवासी हैं तो हम बात करेंगे इंडिया के, और इंडिया के सेंट्रल बैंक की बात है तो वह है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक बैंक का नाम जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ना, एक का बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी है, तो उससे कंफ्यूज मत हो जाना। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हमसे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। समझ आया। और कब बना था, 1935 में बना था। उसके आगे देखो क्या बोल रहा है, at most all the countries in the world have their central bank. It is called by different name in the different countries. देखो हर देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है और हर देश में उस सेंट्रल बैंक को अलग अलग नाम से जाना जाता है। हमारे वाले को तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, गलती से पेपर मत लिख देना सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इट इज नोन एज बैंक ऑफ इंग्लैंड इन इंग्लैंड। देखो बैंक का इंग्लैंड का क्या है, बैंक ऑफ इंग्लैंड। द फेडरल रिजर्व सिस्टम इन द US, अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, फेडरल रिजर्व सिस्टम। इन द बैंक ऑफ फ्रांस इन फ्रांस, फ्रांस के अंदर इसका नाम बैंक ऑफ फ्रांस है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन इंडिया, इंडिया के अंदर इसका नाम क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो 3-4 फेमस कंट्री, बड़ी बड़ी कंट्रीज को आपके सेंट्रल बैंक के नाम बताए गए। आगे क्या बोला, द बैंक ऑफ इंग्लैंड वाज द फर्स्ट फंक्शन, बैंक ऑफ इंग्लैंड वाज द फर्स्ट फंक्शन एज अ सेंट्रल बैंक इन 1884।
1884 जो सबसे पहला, अगर सेंट्रल बैंक की बात करें कौन बना था, तो एज अ सेंट्रल बैंक के तौर पर जो सबसे पहले फंक्शन किया था वो बैंक ऑफ इंग्लैंड के ने किया था। और कब किया था ये? 1844 में हुआ था, 1844 में किया था। तो ये बेसिकली आपको इतना तो पता होना चाहिए और हिस्ट्री इसकी पता होनी चाहिए कि सेंट्रल बैंक कहां से है। अब आते हैं, जब हम ये बोलते हैं कि हमारे जो सेंट्रल बैंक हैं, हमारे जो देश के सेंट्रल बैंक हैं, वो 4 मेन काम करते हैं। 4 मेन काम कैसे, कौन कौन से बताता हूं। सबसे पहले अभी हमने पढ़ा था कि ये क्या करते हैं? ऑपरेट करते हैं, ऑपरेट्स करते हैं, बहुत अच्छी बात। फिर हमने पढ़ा कि ये क्या करते हैं, साथ ही ऑपरेट के साथ साथ पूरे एंटायर मनी सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, अच्छी बात। फिर पढ़ा हमने सेंट्रल बैंक पूरे एंटायर सिस्टम को डायरेक्ट भी करते हैं, मतलब सारे बैंक को डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्ट कि कैसे काम करना है। और उसी के साथ साथ ये क्या करते हैं? रेगुलेट भी करते हैं, रेगुलेट भी करते हैं। तो इतने सारे जब काम करते हैं तो यही इसके क्या बनेंगे? फंक्शन। बट आपको ऐसे नहीं लिखना है कि ऑपरेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, रेगुलेट करते हैं। आपको पर्टिकुलरली इनके क्या बताने हैं? फंक्शन बताने हैं। तो वन बाय वन हम फंक्शन करते हैं करके डिस्कस करते हैं। आपकी बुक में जो होंगे वो आप डिस्कस करना, मैं अभी अपने नोट्स के अकॉर्डिंग बता दे रहा हूं। और इसके ये जो नोट्स हैं आपको कहां मिल जाएंगे? वेबसाइट में मिल जाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी डिटेल दी हुई है, वहां पर चेक कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं। सबसे पहला जो यहां पर हमारा फंक्शन निकल के आ रहा है बेटा, सबसे पहला फंक्शन वो यहां पर निकल के आ रहा है इश्यू ऑफ करेंसी, इश्यू ऑफ करेंसी। वेल आपको बता दूं, हमारे देश में चाहे कितने के ही सिक्के चलते हो, कितने ही नोट चलते हो, अगर 1 रुपए के कॉइन और नोट को छोड़ दिया जाए, कितने? 1 रुपए के कॉइन और नोट को छोड़ दिया जाए, तो सारी करेंसी को जो इश्यू करता है वो कौन करता है? आरबीआई करता है। इश्यू ऑफ करेंसी कौन करता है? देश का सेंट्रल बैंक करता है। तो ये आप याद रखना। और अगर 1 रुपए की बात करेंगे या फिर 1 रुपए के सिक्के की बात करेंगे, ठीक है, या नोट की, तो वो कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। 1 रुपीज कॉइन और नोट इशूड बाय फाइनेंस मिनिस्ट्री। 1 नंबर में कई बार ये आ जाता है, बच्चे गलत कर देते हैं, लेकिन ये भी थोड़े से आलसी हैं। अधिकार इनके पास है, लेकिन ये भी अपना अधिकार किसको देते हैं? बाद में आरबीआई से कहते हैं ठीक है तू ही प्रिंट कर दे भाई, ठीक है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारे देश में 1 रुपए का कॉइन और नोट इशू करने का जो राइट है वो किसके पास है, और जो 2 रुपए या उससे अबव जितने भी कॉइन या जितने भी नोट है उसको इशू करने का राइट किसके पास है, ठीक है। ये पहला वाला आपको फंक्शन समझ आएगा। दूसरा वाला जो यहां पर फंक्शन है वो है बेटा सेकंड फंक्शन की, बैंकर्स बैंक, या आप बोल सकते हैं बैंकर टू दी गवर्नमेंट। अभी बैंकर टू दी गवर्नमेंट, अब ये क्या करता है? देखिए गवर्नमेंट, अभी हमने बात करें ना, सेंट्रल बैंक क्या करता है जी? रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है, ऑपरेट करता है, ये सारे काम करता है। तो जैसा हम पब्लिक का अकाउंट, हम पब्लिक कहां जाते हैं? पब्लिक जाती है जी कमर्शियल बैंकों के पास, और कमर्शियल बैंक नॉर्मली कहां जाते हैं? आरबीआई के पास। तो अगर गवर्नमेंट होगी, चाहे वो स्टेट हो चाहे फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, दोनों ही गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक के पास नहीं जाते हैं, दोनों ही गवर्नमेंट किसके पास जाते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाते हैं। अगर इनको लोन की जरूरत पड़ती है तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ले सकते हैं, और अगर इनको डिपॉजिट भी करना होता है तो भी ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इसके अंदर 3 मेजर फंक्शन निकल के आ रहे हैं, 3 मेजर फंक्शन निकल के आ रहे हैं। एज अ बैंकर ये काम करता है, किसके लिए? आरबीआई। इनके लिए एज अ बैंकर भी काम करता है। दूसरा एज अ एजेंट के रूप में भी काम करते हैं, इनकी सिक्योरिटीज को सेल करवाता है कौन? मान लो पब्लिक से इनको पैसा चाहिए गवर्नमेंट को, तो ये अपनी सिक्योरिटीज आरबीआई के थ्रू सेल करवाता है। और दूसरा एडवाइजरी। देखो कोई भी इकोनॉमी, कोई भी देश तब तक नहीं चल सकता जब तक आपके उसके इकोनॉमिक सिस्टम पे कोई कंट्रोल ना हो या अच्छी पॉलिसी ना बनाओ। अब गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम एडवाइस की जरूरत होती है, टाइम टू टाइम सजेशन की जरूरत होती है। तो वो सजेशन आरबीआई देता है किसको? गवर्नमेंट को, कि किस तरह से फाइनेंशियल सिस्टम को चलाना है इंडिया में। तो दूसरा फंक्शन आपको समझ आएगा, जो कि क्या है हमारा यहां पर? बैंकर टू द गवर्नमेंट। इसके बाद आता है नेक्स्ट बैंकर टू द बैंक्स। तीसरा फंक्शन क्या है हमारा? बैंकर टू द, लिख देता हूं यहां पर, बैंकर टू द बैंक। अब बैंकर टू द बैंक में क्या है समझिए जरा यहां पर।
मैंने अभी बताया था पब्लिक कमर्शियल बैंक के पास जाती है, तो हमारा बैंक तो कमर्शियल बैंक है, लेकिन अगर कमर्शियल बैंकों को पैसे जमा करने हैं, अगर कमर्शियल बैंकों को लोन लेना है तो वो कहां जाएंगे? जैसा पब्लिक का रिलेशन अपने कमर्शियल बैंकों के साथ होता है बेटा, वैसा ही रिलेशन कमर्शियल बैंकों का किसके साथ होता है? देश के सेंट्रल बैंक के साथ होता है। हमारा सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई है। तो ये यहां पर अपनी डिपॉजिट भी रख सकते हैं और टाइम पड़ने पर यहां से क्या कर सकते हैं? ये लोन भी ले सकते हैं। ये तीसरा फंक्शन था हमारा। पहला क्या था? इश्यू ऑफ करेंसी, लिख देता हूं नंबर 1। दूसरा क्या था? बैंकर टू द गवर्नमेंट। तीसरा क्या था? बैंकर टू द बैंक। ये बैंकों का भी बैंक होता है। मैंने इसीलिए एक डायलॉग मारा था, हर बाप का एक बाप होता है, जिसे हम दादा कहते हैं। तो हर एक बैंक का एक बैंक होता है, हर एक बैंक का एक बैंक होता है, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंदर बोलेंगे। बाद बाकी हर देश का अपना होता है, सेंट्रल बैंक बोलेंगे उसे। ठीक है, चलिए उसके बाद में अगर आगे की बात करूं, यहां पर तीसरे फंक्शन के बाद चौथा फंक्शन क्या होता है? इंपॉर्टेंट चौथा फंक्शन समझिए। यहां पर चौथे फंक्शन को समझने के लिए वो है लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। इंपॉर्टेंट है, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट। इसका मतलब क्या होता है? देखिए, लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट का मैं मतलब बता दूं। एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, अगर आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है और आप मान लीजिए पापा के साथ इतने फैमिलियर नहीं है, मम्मी के साथ ज्यादा है, तो आप क्या जाएंगे? मम्मी के पास जाएंगे, मम्मी कुछ पैसे दे दो। अब मम्मी के पास भी अगर पैसे नहीं है और उन्हें आपको पैसे देने ही है, मान लीजिए आप एडमिशन कर रहे हैं या कोई और चीज के पर्पस के लिए चाहिए, तो वो पापा से मांगेंगे। अब देख रहे हैं आप, मैंने पहली एग्जांपल दिया था आपको क्लास चालू होते वक्त कि सब घर का जो हेड ऑफ द फैमिली है या जो कमाने वाला बंदा है, वो लास्ट पर्सन है जो आपको लोन दे सकता है या आपको पैसे दे सकता है। वैसे ही मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि पब्लिक जाएगी कमर्शियल बैंकों के पास, लेकिन अगर इन कमर्शियल बैंकों के पास ही पैसे नहीं दिए तो किसके पास जाएंगे? देश के आरबीआई, हमारा देश में तो आरबीआई है, ये आरबीआई के पास जाएंगे, वहां से लोन लेंगे जाके। तो ये होता है हमारा तरीका। वैसे ही इंडिया के अंदर अगर सबसे बड़ा कोई बैंक है तो वो सेंट्रल बैंक है, अभी आपको मैं बता चुका हूं। तो अगर इनको लोन की जरूरत पड़ती है तो पब्लिक कहां पर जाएगी? जी, पब्लिक जाएगी किसके पास? कमर्शियल बैंकों के पास। अब अगर इनको पैसे की जरूरत पड़ गई तो ये जाएंगे हमारे देश में आरबीआई के पास, बोले तो सेंट्रल बैंक के पास। तो इंडिया में अगर लोन देने वाला अगर कोई सबसे बड़ी संस्था है, इंडिया में अगर मनी लोन देने वाली, ध्यान रखना, लेंडर मतलब मैंने बताया था ना, जो पैसे देता है वो लेंडर होगा। तो इंडिया में सबसे बड़ा अमाउंट देने वाला, करोड़ों में अरबों में, वो कौन है? हमारा वन एंड ओनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो याद रखना, इससे बड़ी कोई संस्था इंडिया के अंदर नहीं है। फिर आप इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे तो फिर आईएमएफ या आईबीआरडी या वर्ल्ड बैंक, ये सारे हैं जिन्हें हम डिस्कस करेंगे आने वाली क्लास में। अभी इंडिया के अंदर तो यही है। ठीक है, कौन? देश का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट आ रहे हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। फोर्थ के बाद फिफ्थ, क्लियरिंग हाउस फंक्शन। अब इसका मतलब क्या है? क्लियरिंग हाउस फंक्शन, देखो घर साफ नहीं करना है इसका मतलब। क्लियरिंग हाउस फंक्शन का मतलब है, एग्जांपल के लिए आरबीआई के पास सारे बैंकों के अकाउंट होते हैं, एसबीआई का भी है और मान लेते हैं एचडीएफसी का भी है, मान के लेते हैं, होते ही है। ऐसे जितने ही बैंक होते हैं सबके अकाउंट कहां पे होते हैं? आरबीआई के पास। अब मान लो इसको कुछ पैसे इसको देने हैं और इसको इसे कुछ पैसे देने, एग्जाम्पल है, किसी वजह से हो सकता है। तो अगर इन दोनों को एक दूसरे को पैसे देने हैं तो वो सेटअप करने का काम कौन कर देता है? आरबीआई कर देता है। उनके अकाउंट से जिससे निकालने वो निकाल देता है, जिसके में डालने वो डाल देता है और बाद में दोनों को रिपोर्ट कर देता है। इसे क्या बोलते हैं? क्लियरिंग हाउस फंक्शन कहते हैं। समझ रहे हो? एक को लेना है और एक को देना है, तो जितना भी लेन देन एक दूसरे पे बना हुआ है वो सारा अकाउंट क्लियर करने का काम कौन कर देता है? आरबीआई। तो क्लियर हो गया ना हिसाब सारा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको मान लीजिए एसबीआई अकाउंट वाले, एसबीआई वाले एचडीएफसी के एटीएम से पैसे निकाल के आ गए और एचडीएफसी वाले एसबीआई से निकाल के आ गए, तो ये रिपोर्ट पूरी एसबीआई के पास किसके पास? आरबीआई के पास भेज दो कि भाई इतने इतने रुपए हमें इनसे लेने हैं। वो कह रहा हमें इतने रुपए इनसे लेने हैं, तो कहता ठीक है, आरबीआई कहता है मैं तुम्हारा बराबर कर दूंगा इससे। ठीक है, तुम्हारे मेरे अकाउंट में इतने रुपए बचे और तुम्हारे इतने, तुम्हारा सेट ऑफ कर दिया मैंने। तो ये क्लियरिंग हाउस फंक्शन होता है। और एक इंपॉर्टेंट है बेटा, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। 6 पॉइंट, कस्टोडियन
DN ऑफ फॉरेक्स, फॉरेक्स ही बोल सकते हैं आप, फॉरेन रिजर्व की। देखिए आप सभी को पता हो या ना पता हो, थोड़ा सा मैं बता देता हूं। जितने भी यूट्यूबर है ना, अगर वो अर्निंग कर रहे हैं, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, आपको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा इसमें, तो वो उनकी जो पेमेंट आती है ना, जब वो कमाते हैं तो उनकी जो पेमेंट आती है वो आती है डॉलर में। उनकी जो पेमेंट आती है डॉलर, विच मीन्स अगर मेरी 50 या 100 डॉलर अर्निंग आ रही है तो वो, अब यार इतनी भी नहीं आ रही, खुश मत हो जाना, 50-100 डॉलर, 100 डॉलर का मल्टीप्लाई करोगे 72 से या 70 से 7,200 रुपए होते हैं, ठीक है, इतना खुश मत हो जाना। तो ये पैसे जो आते हैं ना, वो मान लो मेरे बैंक के पास आए, मान लो मेरा एग्जांपल बैंक कौन सा, SBI, तो उन्होंने कहा जी रवि को दे देना, ये पब्लिक में कौन है, रवि जी हैं, उनको अब इतने पैसे दे देना, कितने, 100 डॉलर। अब SBI क्या करता है, मेरे अकाउंट में क्या ट्रांसफर कर देता है, रुपए, डॉलर की जगह क्या ट्रांसफर कर देता है, रुपए। गूगल ने जो पेमेंट करी थी वो डॉलर की फॉर्म में की थी मेरे को, लेकिन SBI ने मेरे अकाउंट में कितने रुपए डाल दिए, रुपए, उसमें कन्वर्ट करके 7200 रुपए डाल दिए, और ये डॉलर रुपए कहां पहुंचा दिए, RBI के पास। याद रखना, हमारे देश में जितना भी फॉरेन एक्सचेंज होता है, चाहे वो डॉलर हो, चाहे वो येन हो, चाहे वो रूबल हो, चाहे वो किसी भी देश की करेंसी हो, सबका जो स्टॉक है वो किसके पास होता है, आता भले इनके पास हो कहीं से, लेकिन वो कहां जमा हो जाता है, RBI के पास जमा हो जाता है। तो इंडिया के अंदर फॉरेक्स का पूरा कंट्रोल किसके पास है, RBI के पास है। चलिए ये खत्म हो गया। लास्ट में एक क्वेश्चन और बनता है, पेपर में शायद आ जाए, कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच क्या डिफरेंस है, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक के बीच। तो 2-3 मैं डिफरेंस आपको पढ़वा देता हूं, आप ये याद कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखिए, जैसे मीनिंग में बता रखा है, सेंट्रल बैंक इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर इन द कंट्री। ये रेगुलेट करता है पूरी एंटायर बैंकिंग सिस्टम को। वहीं कमर्शियल बैंक क्या बोल रहा है, कमर्शियल बैंक डील इन मनी एंड क्रेडिट फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ये जो कमर्शियल बैंक होता है, ये प्रॉफिट पर्पस के लिए काम करते हैं, लोगों को लोन देते हैं और उनके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करते हैं, यही काम है इनका। दूसरा ऑब्जेक्ट, सेंट्रल बैंक का एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका काम प्रॉफिट कमाना नहीं है, इसका काम लोगों को सर्विस देना, या कह लीजिए बैंकों को सर्विस देना है। वहीं कमर्शियल बैंक का काम क्या है, प्रॉफिट कमाना है, ये एक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है। ऑनरशिप, सेंट्रल बैंक को नॉर्मली एक गवर्नमेंट बॉडी है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, उसे गवर्नमेंट ऑपरेट करती है। और कमर्शियल बैंक यहां पर क्या बोल रहा है, कमर्शियल बैंक में भी बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, जैसे HDFC प्राइवेट बैंक है और SBI क्या है, गवर्नमेंट बैंक है, तो इसके ऑनर कोई भी हो सकते हैं। तो ये पढ़ लेना, ऐसी इशू करेंसी इशू करने का अधिकार केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है, इनके पास नहीं है। तो 3-4 पॉइंट के ऊपर आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंस कर सकते हैं। अब बेटा इसके बाद भी कई सारे टॉपिक रहते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है क्या, क्रेडिट क्रिएशन। पढ़ा है आपने, कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन किस तरह से करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तो देखना मत भूलना उसको। बाद बाकी आज वाली क्लास यहीं तक थी। इतने टॉपिक में अगर लगता है आपको कोई डाउट है, कुछ टॉपिक समझ नहीं आया, तो मुझे कमेंट करके बता दो, मैं सेपरेट वीडियो बनाकर आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ आए ईच एंड एवरी टॉपिक, तो एक लाइक कर दो ताकि मुझे ही पता पड़े हाँ बच्चे को समझ आ रहा है, ठीक है। साथ ही अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करो, एक ट्यूशन मेट या क्लासमेट के साथ शेयर कर दो ताकि उसे ही पता पड़े भाई इस बंदे ने मेरा भला कर दिया, तुमने उसका भला कर दिया, क्योंकि आपने सही वीडियो उसके पास पहुंचा दी। बाद बाकी मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।